वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे वीकली करंट अफेयर के सेशन में। ये जून मंथ का 5th पार्ट रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज जो है वो है बिहार से। बिहार के राजगीर में जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाती है जो बिहार में थी। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये 5वीं शताब्दी में 427 ईसा जो कॉमन ईरा है उसमें कुमार गुप्ता ने इसे जो है स्थापित किया था। बाद में आपको पता भी होगा कि बख्तियार खिलजी ने जो है इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब हमने इस यूनिवर्सिटी को दोबारा से स्टार्ट किया है। इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसे पार्लियामेंट के द्वारा पारित नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, ये कब स्टार्ट हो गई थी तो ये 2014 में स्टार्ट हो गई थी। 14 स्टूडेंट्स के साथ टेम्परेरी रूप से इसे स्टार्ट कर दिया था किसी एक लोकेशन पे। ठीक है, अभी इसका कैंपस 2014 में बना नहीं था। ठीक है, उस समय की हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उन्होंने इनका इनॉग्रेशन किया था। तो अभी इसका कैंपस जो है तैयार हो गया है। और ये कैंपस कहाँ है तो ये कैंपस जो है ये जो पुरानी वाली यूनिवर्सिटी का कैंपस है ये वाला, उसके साथ में ही है। ये जगह है राजगीर। ठीक है, तो राजगीर जगह पे जो है इसका नया कैंपस अभी बन गया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इसे अभी जो है इनॉग्रेट किया है। तो ये न्यूज़ थी, आप याद रखेंगे कि जो नया कैंपस है वो कहाँ है, पुराने वाली जो, और साथ में ये भी याद रखेंगे ये यूनेस्को की वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज साइट है और इसे घोषित किया गया था 2016 में। अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल कितनी हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, तो टोटल जो है वो 42 साइट जो है इंडिया में है। ठीक है, जिसमें से एक ये नालंदा का यूनिवर्सिटी भी है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया है। टेम्परेरी रूप से ये 2014 में स्टार्ट हो गई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक और इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, हमने देखा लास्ट वीडियो में इन्होंने एक और इंडेक्स जारी किया था। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, आप मुझे आंसर में बताइएगा कि इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है। ठीक है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया उसमें इंडिया का कितना रैंक है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो एक और इंडेक्स जो है इनके द्वारा जारी किया गया, इसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। देखिए, अगर हम पुराने समय की बात करें, अभी भी बिजली वैसे ही बनती है वैसे तो, बट अभी हम क्या हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो पहले जो बिजली बनती थी वो कोयले से बनती थी जिससे हमारा पर्यावरण पॉल्यूट होता था। तो हमने क्या किया, हमने शिफ्ट करना स्टार्ट किया। हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जो पर्यावरण को पोल्यूट नहीं करते, बिजली का उत्पादन करते हैं परंतु उससे पर्यावरण को कोई नुकसान इतना नहीं होता जितना कोयले से होता है। फिर हमने विंड एनर्जी का कंसेप्ट लाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ब्राउन एनर्जी से शिफ्ट कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ। ठीक है, तो हम ग्रीन पावर प्रोजेक्ट जो है एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है अभी टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 120 कंट्री का ये इंडेक्स आया है और इसमें से इंडिया ने रैंक किया है 63। यानी ये इस परफॉर्मेंस के आधार पे है कि कौन सी कंट्री जो है वो अच्छे से ब्राउन एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो इंडिया इसमें अच्छा काम कर रही है। ठीक है, इंडिया इसमें अच्छा काम कर रही है। इंडिया का रैंक 63 है आउट ऑफ 120 कंट्रीज, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आप इंडिया का रैंक याद रखेंगे। दूसरा आप याद रखेंगे कि इस इंडेक्स को जारी किसने किया है, तो इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा एक राज्य है और यहाँ पे क्राइम रेट भी सबसे ज़्यादा रहता है। तो उत्तर प्रदेश जो है उसने टॉप किया है। कहाँ टॉप किया है, कंप्लेंट्स विद द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने एक डाटा रिलीज किया है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि किस स्टेट से कितनी कंप्लेंट जो है वो वुमेन्स के अगेंस्ट आई हैं। ठीक है, वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम हुए हैं वो कितनी कंप्लेंट जो आई हैं, तो उत्तर प्रदेश ने इसमें टॉप किया है। हालांकि इतनी ज़रूरी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, बट आप याद रखेंगे टोटल जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने जो टोटल बताया है कि टोटल 12,648 कंप्लेंट जो है हमें रिसीव हुई हैं जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है। ठीक है, और इसमें से अगर हम बात करें तो
6,492 जो हैं वो अकेली उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, इसके बाद दिल्ली दूसरे नंबर पे रहा और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे रहा। इनमें से अगर मैं टोटल में से बात करूं तो टोटल में से 3,567 ये कंप्लेंट जो है रिसीव हुई हैं राइट टू डिग्निटी, जो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है डोमेस्टिक वायलेंस कैटेगरी में। जो औरतों के खिलाफ जो घरेलू हिंसा हुई है उसमें इतनी कंप्लेंट्स मिली हैं। और इसमें टोटल में से अगर हम बात करें तो किस स्टेट में ज़्यादा जो कंप्लेंट देखने को मिली हैं वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो हमारे जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा एक राज्य है और यहाँ राम मंदिर भी है। फिर भी औरतों के अगर हम बात करें, हो सकता है कि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए क्राइम रेट भी ज़्यादा है, बट हमें क्राइम रेट को भी कम करना है। अगर वहाँ राम मंदिर है तो राम की तरह वहाँ पे लोग भी होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज से। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन है, क्या, तो वो है चिनाब ब्रिज। तो चिनाब ब्रिज पे अभी इंडियन रेलवे ने जो है वो ट्रायल कंडक्ट कराया और ये सक्सेस रहा। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज है और ये चिनाब ब्रिज है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है ये। ठीक है, तो इंडियन रेलवे ने अभी इस पे ट्रायल किया। 8 कोच मैरीटाइम इलेक्ट्रिक मल्टीपल जो यूनिट है वो ट्रेन इस पे चलाई चिनाब ब्रिज पे और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये बक्कल एंड कौरी जो रांची डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की, वहाँ पे रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। ठीक है, और ये बक्कल और कौरी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ जो है 1.3 किलोमीटर है और ये 350 मीटर ऊंचाई पे है। कहाँ, चिनाब नदी पे। चिनाब नदी से कितनी ऊंचाई पे है, 359 मीटर ये ऊंचा है। ठीक है, तो ये दुनिया का सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज हाईएस्ट अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा ये सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज है। ठीक है, और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल रिंग प्रोजेक्ट है ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो ये भी याद रखेंगे आप कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल जो लिंक प्रोजेक्ट है ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है इंटरनेशनल योगा डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा सकती है। ठीक है, हर एक एग्जाम में आप देखेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब इसे ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है 21 जून को। इस साल की जो थीम थी वो क्या थी, तो अभी हम बनाया इस साल जो अभी हम 2024 में जो हमने सेलिब्रेट किया वो 10वां योगा डे था और इसकी थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। याद रखेंगे ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसकी थीम बहुत बार पूछी जा सकती है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगर हम सेलिब्रेशन की बात करें तो सेलिब्रेशन कहाँ हुआ, तो सेलिब्रेशन हुआ शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में और इस प्रोग्राम में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे। ठीक है, तो इस सेलिब्रेशन में नरेंद्र मोदी जी जो थे वो लीड कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये इंटरनेशनल योगा डे कब से मनाया जा रहा है, तो इंटरनेशनल योगा डे जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा सजेस्ट किया गया था 2014 में। जो आपकी यूएन की जनरल असेंबली है उसको सजेस्ट किया गया था कि हमें योगा डे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। 2014 में इसे सजेस्ट किया गया और 2015 में इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है, 2015 से। ओके, तो याद रखेंगे आप कि योगा डे कब बनाया जाता है, इस साल की थीम क्या थी और इस साल हमने कौन सा योगा डे सेलिब्रेट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूपी से है। तो यूपी में दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो है वो स्थापित किया गया। ठीक है, दुनिया का पहला है तो ये आपके लिए जरूरी है। दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर और ये कहाँ, महाराजगंज यूपी में इसे स्थापित किया गया। तो ये है, इसे हम सामान्यतः जटायु भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा पक्षी होता है ये और इसे
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के द्वारा रेड लिस्ट में रखा गया है, यानी ये एंडेंजर स्पीसीज है पक्षियों की। इसे 2007 में जो है इसे रेड लिस्ट में डाला गया था। तो अभी दुनिया का पहला सेंटर, ठीक है, जो इसके कंजर्वेशन और इसके ब्रीडिंग के लिए काम करेगा, वो यूपी में स्थापित किया गया है। यूपी में कहाँ? महाराजगंज में। ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है एक रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। इसे रिलीज किसने किया? तो इसे रिलीज किया यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN के द्वारा। तो इस एक तरह का ये एक रिव्यू प्रोग्रेस जो रिपोर्ट होती है, जो ये जारी की जाती है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं कि किस कंट्री ने कितने अचीव किए हैं, वो कितना काम कर रही है, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट एक तरह की ये होती है। अगर हम बात करें SDSN की, तो ये स्टेब्लिश किया गया था 2012 में। किसके द्वारा? यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। ठीक है, तो यूएन जनरल असेंबली ने 2015 में, ठीक है, ये फोकस किया था कि हमारे जो है 17 जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इन गोल्स की बात करें तो ये गोल है, ठीक है, हमें ये अचीव करने हैं। कब तक अचीव करने हैं? 2030 तक ये अचीव करने हैं। तो इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है सालाना जो है निकाली जाती है और इस रिपोर्ट को जारी करता है SDSN। ठीक है, तो इसमें इंडिया का क्या रैंक है, इंडिया जो है वो कितने नंबर पे है, इंडिया इस गोल्स को अचीव करने में कहाँ है? तो इंडिया का रैंक जो है इसमें है 109। इंडिया जो है 109 में है। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल जो हमारे जो मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, 193 यूएन की जो मेंबर कंट्री है उनकी ये रिपोर्ट है। तो 193 में से इंडिया का रैंक जो है 109 है इन गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं उनको अचीव करने। और ये कितने हैं? ये 17 गोल हैं। ठीक है, और इसे हमने डिसाइड किया था 2015 में, जनरल असेंबली 2015 में, कि इन्हें हमने 2030 तक अचीव करना है। तो आप याद रखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो है इंडिया का जो रैंक है वो 109 है। इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है इसके बारे में भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल की थीम क्या थी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसकी थीम थी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम क्या है? ये काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये डे कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है? 1949 से, जब पेरिस में जो है वो ओलंपिक्स हुए थे 23 जून 1894 को। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य पे जो है इस दिन से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो भी इसी दिन जो है एस्टेब्लिश्ड की गई थी। तो आप ये भी याद रखें कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी फॉर्मेशन भी कब हुई है? 23 जून को ही हुई है। तो आप तो ये याद रखेंगे कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है और 2024 की इसकी थीम क्या थी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से। तो जीएसटी काउंसिल क्या होती है? देखिए 53rd जीएसटी काउंसिल की अभी हाल ही में मीटिंग हुई और इसे चेयर किया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो जीएसटी काउंसिल एक परिषद होती है जो सरकार को रिकमेंड करती है कि किसी वस्तु या सेवा पे कितना % टैक्स लगना चाहिए। यानी अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो यही काउंसिल डिसाइड करती है कि किसी वस्तु या सेवा पे कितना टैक्स होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी कितना लगेगा। तो अभी इसकी 53rd मीटिंग हुई। ठीक है, आप याद रखेंगे कि जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे वो अध्यक्ष होंगे और इनकी बैठकों की अध्यक्षता वही करते हैं। ठीक है, तो इस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ? तो जो रेलवे सर्विस हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म टिकट सेल्स है या रिटायरिंग रूम फैसिलिटी है, वेटिंग रूम फैसिलिटी है, उसे टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी उसे टैक्स फ्री कर दिया है। इस सर्विस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये जीएसटी फ्री सर्विस रहेगी। आपको पता है जीएसटी सर्विस और गुड्स दोनों पे लगता है। ठीक है, तो जो रेलवे की जिस तरह की सर्विस हैं वो टैक्स फ्री रहेंगी, उस पे जीएसटी शामिल नहीं होगा। इसके अलावा जो होस्टल सर्विस है,
वो भी एग्जेम्प्ट रहेगी कहाँ तक, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका अपना हॉस्टल है और पर पर्सन ये एग्जेम्प्ट रहेगी कहाँ तक, 20,000 तक, ठीक है, पर मंथ। अगर कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हॉस्टल में पर मंथ 20,000 रुपये स्पेंड कर रहा है और वो मैक्सिमम जो है 90 दिनों तक रह रहा है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता, तो वो क्या रहेगी, टैक्स फ्री रहेगी, उस पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, इन जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। ये इस मीटिंग में डिसाइड किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये जीएसटी काउंसिल क्या है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो संविधान के अनुच्छेद 279A(1) में इसका प्रावधान किया गया है कि एक जीएसटी काउंसिल होगी और ये उसके काम होंगे और ये उसके अध्यक्ष होंगे, संविधान में बताया गया है। इस आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, इस आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में, ठीक है, और ये था 101 संविधान संशोधन अधिनियम। तो अगर हम अधिनियम की बात करें तो ये कौन सा अधिनियम था, 101 संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। और ये विधेयक कौन सा था, बिल कौन सा था, तो ये 122वां संशोधन विधेयक था। जब पार्लियामेंट ने इसे 2016 में पारित कर दिया तो ये बन गया 101 संविधान संशोधन अधिनियम। होता ये है कि जब संविधान में संशोधन लाया जाता है तो एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, उस रेजोल्यूशन को आप विधेयक कहते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं उसे कि वो संविधान संशोधन विधेयक है। जब संसद उसे पारित कर लेती है तब वो कानून बन जाता है। जब विधेयक संसद में कोई पारित हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो संसद में अगर हम बात करें, अभी तक 128 संशोधन विधेयक लाए जा चुके हैं, 128 संशोधन विधेयक लाए जा चुके हैं, परंतु इनमें से जो पारित हुए हैं वो 106 हुए हैं, यानी ये विधेयक हैं और ये बिल बन पाए हैं। कुछ विधेयक पारित नहीं हुए हैं तो वो एक्ट नहीं बन पाए हैं, ठीक है। जो अंतिम संशोधन हुआ है वो महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है, ये 128वां संशोधन विधेयक था और पारित होने के बाद ये 106 संविधान संशोधन अधिनियम बना। उसी तरह से अगर हम बात करें जीएसटी से संबंधित जो बिल था वो 122वां था, ठीक है। जब वो पारित हुआ तो वो 101 संविधान संशोधन बना, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि संविधान में किस अनुच्छेद में इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं और ये आर्टिकल और जीएसटी को संवैधानिक स्टेटस कब और किस अधिनियम के तहत दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है इसरो से, और इसरो की तरफ से हमें एक खुशखबरी मिली है। देखिए, इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक ट्रायल, ठीक है, पुष्पक का, ठीक है। अब ये पुष्पक क्या है, ये एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जो लैंड करेगा दोबारा से, ठीक है। देखिए, पहले ये होता था कि जब हम किसी रॉकेट को स्पेस में भेजते थे तो उसके साथ जो रॉकेट्स होते थे वो वेस्ट हो जाते थे, वो उसे दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता था। तो इसरो ने अभी एक ऐसा जो है रॉकेट बनाया है जिसका नाम रखा है पुष्पक। तो इसे रीयूज़ किया जा सकता है, यानी एक बार ये जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसको स्पेस में छोड़ेगा और ये दोबारा से एक जहाज की तरह लैंड करेगा। अभी इसका तीसरा ट्रायल जो है सक्सेसफुली किया गया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, इसरो अचीव थर्ड एंड फाइनल कंसेक्यूटिव सक्सेस ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, लैंडिंग। आप याद रखेंगे इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, पुष्पक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुष्पक क्या है, ये एक तरह का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, जिससे हम रॉकेट वगैरह लॉन्च करेंगे और ये दोबारा से लैंड कर जाएगा, उसको दोबारा से यूज किया जा सकता है, ठीक है। याद रखेंगे, इसका फोटो है, ये एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, नाम है पुष्पक। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट द फर्स्ट वर्ल्ड कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ऑफ एशिया किंग वल्चर बीइंग एस्टेब्लिश्ड। तो इसका नाम है जटायु कंजर्वेशन सेंटर, ठीक है। तो जटायु कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो है अभी एस्टेब्लिश्ड हुआ है और ये दुनिया का पहला, ठीक है,
कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है किसके लिए? एशियन किंग वल्चर के लिए, जो एक रेयर स्पीसीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिनाब ब्रिज रेल ब्रिज इज अ पार्ट ऑफ विच रेल लिंक प्रोजेक्ट? तो या तो ये पूछेगा वो कि चिनाब ब्रिज जो है वो किस यूटी में पड़ता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और ये किस रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ठीक है, तो ये जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो आंसर होगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What rank did India achieve on Global Energy Transition Index 2024 जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अभी रिलीज किया गया? तो इंडिया का इसमें कौन सा रैंक है? तो इंडिया का रैंक है 63rd रैंक। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि आप मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state recorded the highest number of complaints for violence against women received by the National Commission for Women's 2024? तो भाई 2024 में जो अभी पिछला साल 2024 है, ठीक है, अब इसमें किस स्टेट में जो हाईएस्ट कंप्लेंट जो है वो मिली है? ये आसान क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसमें टॉप लिस्ट पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which city did Prime Minister Narendra Modi participate the event under International Yoga Day 2024? तो ये श्रीनगर में हुआ। ठीक है, ये कहाँ हुआ? श्रीनगर में हुआ। ठीक है, और इसकी थीम भी याद रखेंगे और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी याद रखेंगे। ठीक है, थीम कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रो टर्म स्पीकर ऑफ लोकसभा? देखो इस न्यूज़ को तो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये डिस्कस इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, बट ये क्वेश्चन जरूरी है। ठीक है, तो अभी जो है हमारी 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई जाती है। तो अभी संसद का सेशन बुलाया गया। तो संसद के सेशन में जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उसमें एक टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उन्हें प्रो टर्म स्पीकर कहा जाता है। प्रो टर्म स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आप इन्हें अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष मान सकते हैं। इनका काम होता है कि लोकसभा के जो नए निर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलवाना और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना। जैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इनका कार्यकाल को लंबा कार्यकाल नहीं होता, इसलिए उन्हें प्रो टर्म स्पीकर कहा जाता है, या आप टेम्परेरी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। तो भाई अभी 18वीं लोकसभा में प्रो टर्म स्पीकर कौन बनाए गए? तो इनका नाम है भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब जो है 18वीं लोकसभा में टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए गए। और अभी जो मैं ये करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ तो अभी एक न्यूज़ आई है कि ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ठीक है, तो अभी हमारी 18वीं लोकसभा में ओम बिरला ही क्या बने हैं? परमानेंट अध्यक्ष बने हैं। ये टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, जब तक अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं तब तक ये काम करते हैं। प्रो टर्म स्पीकर इन्हें कहते हैं, प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं, जबकि लोकसभा के स्पीकर इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा के मेंबर के द्वारा। तो ओम बिरला को इलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा के वो अध्यक्ष होंगे और 17वीं के भी वही थे। और ये जो भर्तृहरि मेहताब हैं ये प्रो टर्म स्पीकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस? तो भाई किस स्टेट में? तो स्टेट का नाम तो बहुत आसान है क्योंकि हमारी जो पुराने वाली नालंदा यूनिवर्सिटी है वो भी बिहार में है, तो बिहार ये उसी के साथ में है। ठीक है, जगह का नाम है राजगीर। राजगीर, ठीक है, ये आपने याद रखना है, राजगीर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, जैसा कि मैंने बोला था कि आप मुझे बताएंगे कि इंटरनेशनल योगा डे 2024 की थीम क्या थी। तो इसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप सो कि आपको ये अच्छा लगा हो।
अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।